आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे, संतुष्टि होनी चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में, उनके विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी और उन क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास किया है, जनता जनार्दन का उसमें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। और जनता जनार्दन की सफलता के समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, वह एग्रीकल्चर का हो, युवाओं से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, टूरिज्म का हो, या फिर जो प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेके कहते हैं विरासत और विकास के बेहतर समन्वय का, तो उसका सबसे जीवंत और मूर्त मान कोई एक साक्ष्य हो सकता है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म से आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये अपने आप में एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं, और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दूसरी बार क्यों इलेक्ट किया था? क्या इसलिए कि आपकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, या फिर फर्स्ट टर्म में आपने माफिया राज पर जो धावा बोला था इसकी वजह से? किस लिए आपको दूसरी टर्म में, और क्या एक और सवाल इसमें, क्या आप हैट्रिक के लिए ट्राई कर रहे हैं? आप देखिए, मैं रहा नहीं हूं, मैं वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हूं और पिछले 8 वर्ष के अंदर अपनी पार्टी के नेतृत्व के कारण, पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी नेताओं के सहयोग के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी सरकार को पहली बार यह अवसर मिला है कि आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले। ये फर्स्ट टाइम हुआ था और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी। और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहाँ सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। तो ये SSS तो ट्रिपल टाइम सरकार, तो SSS तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर
चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहाँ पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी, हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था। जो आज़ादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहाँ पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में समन्वय बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही कुछ परिणाम दे पाएंगे। और अयोध्या के साथ भी यही हुआ। हमने कहा भी ठीक है, विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे। अयोध्या जाएंगे, कोई एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जो अयोध्या की पहचान बन सके। दीपावली तो अयोध्या से जुड़ी हुई थी, दीपोत्सव, और दीपावली के आयोजन को एकदम विस्मृत सा कर दिया गया था अयोध्या में ही। तो हमने दीपोत्सव के आयोजन के साथ फिर उसकी पहचान को वहाँ दिलाई। तो हम लोगों ने वहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति और सरयू मैया के प्रति दीपोत्सव के माध्यम से जो कृतज्ञता ज्ञापित की थी, उसका परिणाम आज नई अयोध्या के रूप में सबके सामने है, जिसको देख करके हर व्यक्ति अभिभूत होता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन विरासत की प्रति है, उसका मूर्तमान स्वरूप आज अयोध्या में भी देखने को मिलता है। आज आप देख रहे होंगे, जिस अयोध्या में साल भर में कुछ लाख लोग आते थे, आज करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवसाय वहाँ फल फूल रहा है, लोगों को अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी सत्ता की चिंता करें और अपनी विरासत को विस्मृत कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने समाज के साथ भी और अपने देश के साथ भी। योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। हाँ, देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं,
कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। राणा संगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपनी विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं, हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेश वासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे, और ये लोग जिन्ना को महिमामंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है, और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और आप विधानसभा में आपका एक भाषण भी था, आपने कहा था कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, वो जो नागपुर में जो कर रहे हैं, उनको यूपी आना चाहिए, हम उनका इलाज कर देंगे। इलाज कैसे करेंगे आप? उपचार तो देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। महाराज, आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? क्योंकि आए दिन सनातन की बात होती है। आप योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाराज हैं, क्या हैं आप फिर? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूँ, और एक नागरिक में एक योगी हूँ जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है, और उसी भाव के साथ हम लोग कार्य भी करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर
अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है, यह पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है, आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहां के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही। और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है जो उन्होंने उस समय कही थी। लक्ष्मण जी को जो प्रेरणा, जो निर्देश भगवान राम दे रहे हैं लंका के बारे में, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था माता सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहां से निकलना है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के उपभोग हो ही नहीं सकता है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। और इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं जिसलिए जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुलें, वो देखें। उदाहरण हमारे सामने पर्याप्त हैं और ऐसे अनेक उदाहरण आपको समय समय पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोजर चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोजर जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के
प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूं मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाए गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। बीते साल रामनवमी के मौके पर बंगाल में जब काफ़ी हिंसा हुई थी, जब प्रदर्शन निकला था, इस बार भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी, उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं टापलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं। जी, महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे। आपने जो फाइनल नंबर्स
जिस पर हुआ था, टैली हुआ था, इस नंबर की आपने पुष्टि कैसे की कि कितने आए थे? देखिए, यहाँ पे महाकुंभ के दौरान एक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हम लोगों ने एआई टूल के माध्यम से हेड काउंटिंग की व्यवस्था की थी और ये भी उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो। 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे, लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था। टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था, डाटा तैयार होता था। और बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेंटर तैयार किया था जहाँ के माध्यम से इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती थी। तो ये सभी काउंट उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो कितने नंबर हुए फाइनली? 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। और ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी न्यूज़ स्टोरी बन गई थी, क्योंकि यूरोप अगर पूरा मिला दिया जाए फिर भी इतने लोग नहीं हैं जितने कुंभ के लिए आए थे। कुंभ के बारे में और कुंभ की विराट स्वरूप के बारे में वही बोल सकता जो कुंभ में गया होगा। जी जी। बाकी लोगों के लिए यह अविश्वसनीय लगेगा। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो उस विराट स्वरूप को 3 ही लोग देख पाए थे। अर्जुन देख पाए थे, संजय देख पाए थे और भगवान वेदव्यास देख पाए थे। तो ये 3 तो भगवान के स्वरूप को पहचान गए थे और संजय ने इसीलिए धृतराष्ट्र को कहा कि देखो, याद करना, भगवान के स्वरूप को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि जहां श्री कृष्ण है विजय वहीं होनी है, क्योंकि वहीं धर्म है, वहीं सत्य है। और कुंभ के बारे में वही बोल सकता है जो कुंभ का दर्शन जिसने किया होगा। कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज है, वो कह रही थी महाकुंभ, मतलब कुंभ कई बारी हो चुका है, ये महाकुंभ जो है वो एक देखिए, जिसकी जैसी आस्था है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई जबरदस्ती थोड़ा है, हमने थोड़ा बोला कि आप आइए। जो आते थे उनके नेतागण बहुत सारे आए, उनके जो है जो नेता थे उनके मंत्रीगण आए थे, डिप्टी सीएम आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उनके मुख्यमंत्री भी आए थे कांग्रेस के बहुत सारे। वे तो आके अभिभूत होके गए। अब जिनकी जो जैसी दृष्टि हो, कहते हैं इन्होंने बीजेपी इवेंट बना दिया, जैसे कि बीजेपी इवेंट नहीं, बीजेपी शासित सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जन सुविधाओं का ध्यान रख रही है, जनता जनार्दन का ध्यान रख रही है, आस्था का सम्मान दे रही है। और कुंभ का यह स्वरूप जो देखने को मिला है, आखिर 1947 से लेकर के और ज़्यादातर समय तक 2014 तक, तो ज़्यादातर समय तक कांग्रेस ही देश में शासन की है। तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं किया? उनको बहुत बार अवसर मिला था। प्रदेश में भी 1947 से लेकर के और 1989 तक कांग्रेस की सरकार ज्यादातर रही है। तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं जन सुविधाओं का ध्यान रखा? उस समय कुंभ के इस विराट स्वरूप को और वैश्विक स्वरूप को क्यों नहीं प्रस्तुत किया? कुंभ के बारे में देश के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो और ये वैश्विक मान्यता इसको प्राप्त हो, तो मोदी जी के कारण आज संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को से 2019 में प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई जी। दुनिया के सभी मिशन को प्रयागराज में आमंत्रित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। दुनिया के देशों के प्रवासी भारतीयों को कुंभ के आयोजन के साथ जोड़ने का काम किया। 19 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में कराया गया और इन आयोजनों के साथ दुनिया के लोगों को जोड़ने का अभिनव कार्य भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ। और कुंभ का मतलब भव्य और दिव्य हो, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था उसका मॉडल बने, जनता जनार्दन की सुविधा और उनकी आस्था का सम्मान करना हम सीखें।
मोदी जी ने जो विजन दिया आज जो जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो जनता जनार्दन ने इसको हाथों हाथ लेकर के पूरा देश उमड़ पड़ा, पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। जो हादसा हुआ था महाकुंभ के दौरान, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी, आपने जांच बिठाई थी, उसके बारे में कुछ अपडेट बताएंगे? देखिए, वह एक जुडिशल कमीशन है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसके बारे में डायरेक्शन दिए थे उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हमने 1 महीने का समय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, 1 महीने नहीं, इसको कुछ और समय देकर के उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नई चीज़ें उसके साथ जोड़ी हैं, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रबंध सही नहीं थे, उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा, इसके बारे में मैंने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी है। मैं कहता हूं बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां से आता था प्रयागराज में, और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था, और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। मृत्युंजय महाकुंभ, मृत्युंजय महाकुंभ। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा हटके फिर से उत्तर प्रदेश के एक और मेले के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो गाजी सलार मसूद के नाम से जो मेले लगते हैं संभल और बहराइच में। अब बात चल रही है कि शायद उसको भी बंद किया जा सकता है, और आपने भी कहा था कि गाजी सलार मसूद या उसके उनके जैसे जो हमलावर हस्तियां हैं, उन्हें एक आइडल, उन्हें एक उस रूप से नहीं देखना चाहिए, और नए भारत में उनके लिए जगह नहीं है। देखिए, आक्रांताओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे, इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है, इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है, इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं, और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं, और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है, तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया, कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था।
देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहां आना चाहते हैं। हम हिंदुओं की आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहां पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहां विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने कहा है कि वो संविधान बदल देंगे। इसी बात को लेके 2024 में बीजेपी के ऊपर ये प्रहार किया गया था और आपकी पार्टी के नंबर कम आए थे, क्योंकि ये प्रचार या दुष्प्रचार जो भी कहना चाहें आप, ये कहा गया था। और अभी डीके शिव कुमार ने संविधान के बारे में कुछ कमेंट्स पास किए हैं, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक रूप से उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके साथ अस्पृश्यता और छुआछूत सैकड़ों वर्षों से होती आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसके साथ जोड़ा गया था और इसीलिए भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भारत के संविधान सभा के हर एक सदस्य ने किया था और सबने इस बात को कहा था, क्योंकि उसी समय देश 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और उसका विरोध और उसकी साया आने वाले समय में भारत पर न पड़ने पाए,
लेकिन ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का पाप, जो उस समय जबरदस्ती संविधान में डालने का पाप इन्होंने किया था। हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने इस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आज इस कलंक को मिटाया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है। आज वहां पर फिर से लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया के साथ जुड़ा और विकास की प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव हो गए। ठीक है, सरकार जिसकी भी बनी, लेकिन जनता को अपने आप को वहां पे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला ना। लेकिन कांग्रेस ने तो इससे वंचित रखा था जम्मू कश्मीर को। कुछ परिवारों को लूट की छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकवाद के गढ़ के रूप में उसको प्रस्तुत किया करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे समय समय पर इन्होंने किया। याद करिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन 3 तलाक का भी समर्थन करते थे। मोदी जी ने इन 3 तलाक की कुप्रथा को भी समाप्त किया। और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 तलाक के नाम पर जब मर्जी आए तब कोई जो है किसी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, ये नहीं हो सकता है। आज वो एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। तो ये चीजें देने का काम वो किया था। तो कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, डीके शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनको सच्चाई, अपने कृत्यों की सच्चाई के बारे में इनकी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कब कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और भारत के संविधान में कितने संशोधन करके इन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही। और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही। हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे। वो भी ऐसे ही विभाजनकारी स्लोगन था? विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहां से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप? नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का, कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात, आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास
वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता तो है। इसको खुरेद खुरेद को के कुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है, और ये बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वह डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। हाँ, आप ये कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी और जो उत्तर प्रदेश के बाकी नेता हैं वो यही कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में है ये सिर्फ लीपापोती की जाती है। वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे रोज तो मुझे कहता हो लिस्ट आता है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप मुझे बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, आपकी एएनआई की तो पूरी टीम वहां कवरेज कर रही थी, कई कैमरे आपके लगे हुए थे। आपने किसी श्रद्धालु को ये कहते हुए सुना कि साहब मेरे साथ लूट हुई है? नहीं। किसी बहन और बेटी को ये कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़खानी हुई है? कहीं पे किसी को ये कहते हुए, किसी व्यापारी को कहते हुए सुना गया कि उससे जबरन किसी ने पैसा मांगा है? किसी व्यक्ति को अपहरण की कोई शिकायत वहां आई क्या इन 45 दिनों में? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भाई, हमारी कितनी भी फोर्स रही होगी वहां पे, तो फोर्स तो एक सीमित संख्या में थी ना। 50,000 के आसपास हमारी फोर्स वहां पे थी, और प्रतिदिन 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 29 के पहले यानी 28 के पहले प्रतिदिन 1 करोड़ से कम श्रद्धालु थे। 50,000 से लेके 60,000, 50 लाख से लेके 60 लाख तक आते थे, और 29 के बाद से फिर ये बढ़ता गया, और 3 फरवरी के बाद से यानी बसंत पंचमी के बाद से यह और तेजी के साथ आगे बढ़ा। संख्या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की पर डे की आ रही थी। लेकिन कहीं आप लोगों ने सुना? कोई बात नहीं थी। दूसरा, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अगर आपसी पहले से गुटबाजी नहीं है, पहले से वैमनस्यता नहीं है, और कोई आपसी वो नहीं है, तो सामान्य रूप से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। यह लिपापोती नहीं, ये वास्तविकता है। और ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां इस बात को जब अभिव्यक्त करती हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं, बेटियां बोलती हैं कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो 17 के पहले तो यहाँ पे स्कूली बालिकाएं बहुत सारी ऐसी थीं, ऐसे ऐसे कस्बे थे, ऐसे ऐसे जनपद थे जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को या तो दूर के रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में दूर भेज देता था। आप मुझे बताइए, जब उस बेटी को माँ बाप का संरक्षण मिलना है बचपन में, तब वो दूर हॉस्टल में जा कर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वह बेटी अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने घर से स्कूल जाती है और घर में वापस आती है। आज वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। और मैं तो एक बेटी से मिलने के लिए कैराना गया था। मैं जब उस परिवार में गया था 2015 में, उस परिवार के अभिभावक की हत्या हुई थी। वो एक व्यापारी परिवार था, और जब उस परिवार से मिलने के लिए गया था, वह परिवार यहां से भाग करके सूरत चला गया था। 18 में वापस आया, तो वापस आने पर फिर से उन्होंने व्यापार शुरू कर रहे थे, तो मैं वहां गया था फिर मिलने के लिए, पूछने के लिए कि भाई आप क्यों भागे थे और फिर वापस आए हैं। तो उस परिवार ने मुझे बताया, उस परिवार ने कहा साहब हमारे जो परिवार का जो मुखिया थे, उनकी तो हत्या कर दी गई 15 में, 2015 में, तब दंगों में। श्री अखिलेश यादव उस समय, दंगों के पहले अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, ये दंगों के बाद की बात है। और पहले फिरौती वसूली गई, फिर उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद वो परिवार को जब कोई पुलिस संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि वहां के ज्यादातर हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, कैराना छोड़ करके भाग चुके थे,
लेकिन सरकार जब आई, सरकार ने जब ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती शुरू की, हमारी सरकार आने के बाद, तो बहुत सारे परिवार वापस आना शुरू हुए। तो उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे दंगाइयों ने कब्जा करके रखा हुआ था, तो उन कब्जों को खाली, बहुत सारे लोगों ने तो सरकार बनते ही कब्जे खाली कर दिए थे, बाकी जो बचे हुए थे तो उनको हमने वसूली के साथ कब्जे खाली भी करवाए, और ये सारी कार्रवाई वहाँ पे संपन्न हुई। तो उस परिवार से मैं मिलने के लिए गया था, क्योंकि उस परिवार के एक प्रमुख सदस्य की हत्या हुई थी और उसके बाद ही किराना का पलायन शुरू हो गया था। उस परिवार में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बालिका थी। मैं उस परिवार में गया तो मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती? उसने कहा 6ठी क्लास में। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? उसने कहा नहीं नहीं, अब तो नहीं लगता है। अब सोचिए कि 3 साल पहले जो बेटी स्कूल जाने से वंचित रह गई थी और सूरत जाने के लिए मजबूर हुई थी, वही परिवार वापस आया, क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी? आप कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर इन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इन व्यापारियों की सुरक्षा कौन करेगा? तो यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। और इसलिए इतनी सख्ती हमें करनी पड़ती है। और तब 25 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन के साथ खड़ी होती है। आपने इस परिवार का जिक्र किया, मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था कि जो यूपी का युवा है छिपता था ये कहने से कि मैं यूपी का हूँ, क्योंकि उसको एक श्रमिक के रूप में देखा जाता था, एग्रीकल्चर लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबरर। लेकिन यूपी की जो छवि बदली है, ही सेज इट प्राउडली कि मैं यूपी का हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, उत्तर प्रदेश का ये नाम सुन करके ही उसको किसी नौकरी के लिए जाता था उसको बाहर कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके ही होटलों में कमरे नहीं मिलते थे, रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी, लोग किराएदार नहीं बनने देते थे, लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का युवा हो, अन्नदाता किसान हो, या किसी भी सेक्टर का कोई व्यक्ति आज पहचान के लिए मोहताज नहीं है। और ये पहचान के लिए जो मोहताज नहीं है, आज वो कहीं जाता है तो कहीं भी देश के अंदर कहीं जाता है, दुनिया के अंदर कहीं जाता है, अगर वह यूपी का नाम लेगा तो लोगों के मन में, अगर वह धार्मिक आस्थावान व्यक्ति है तो अयोध्या, काशी, प्रयागराज या यहाँ के धर्मस्थल याद करके बड़े सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं। यूपी के नाम से, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों के मन में होता, अच्छा ये वहीं से आए हैं। तो यूपी जो पहले एक श्रम शक्ति माना जाता था, एक लेबर के रूप में यहाँ की एक पहचान थी कि यहाँ के लोग एक सामान्य उसके साथ जुड़ेंगे, आज वही यूपी विरासत की शक्ति के रूप में और अर्थ शक्ति के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाए। आप तो फिल्म जगत से भी लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पर। हमारी फिल्म सिटी, यहाँ पे यूपी के अंदर एक फिल्म सिटी का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है और उस पर सारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि कला का सम्मान किया जाना चाहिए और कला के उसी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। योगी जी, एक और सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। वो संसद में टेबल होने वाला है। और आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, खासकर मैं फिर से ओवैसी साहब का ही नाम लूंगी, कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है
उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो सर इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। जी, डिलिमिटेशन पर जो दक्षिण के राज्य हैं वो थोड़े नर्वस कह लीजिए। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनकी जो पहचान है वो खतरे में है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है और ये केवल स्टालिन के नाम ने जो बैठक की है, केवल एक राजनीतिक एजेंडा है उनका। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार तीसरे संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्विसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। कर्नाटका में और तमिलनाडु में, खासकर इन दोनों राज्यों में कई लोगों का मानना है कि जब यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं और ऑटो रिक्शा वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है।
तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूं कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के इस 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए, क्या बुरा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद, चुनावों के बाद, और जितने अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जी, हैदराबाद के लिए उन्होंने वही किया था अपने पिछले टर्म में। अच्छी बात है, और इसीलिए हैदराबाद आज एक हब बना है। 2024 के चुनावों के बाद मैंने आपसे कोई इंटरव्यू नहीं किया, इसलिए उसके बारे में भी एक दो सवाल। 2024 में क्या गलत हुआ, और 10 महीने के बाद मिल्कीपुर में आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या बदलाव आया उसमें? देखिए, 2024 के बारे में आपने शुरुआत में ही बता दी थी ना। हाँ, संविधान का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, पर इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। पुष्टि हुई है, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। व्यापक पैमाने पे दुष्प्रचार का माध्यम, एनजीओ के माध्यम से इन्होंने गांव-गांव में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो नया संविधान ला देंगे, तमाम प्रकार की इन्होंने जो बातें कही। दूसरा, सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक विदेशी ताकत से आप पैसा लेकर के देश के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरा है कि उस दौरान इन्होंने तमाम प्रकार की बात की थी, खटाखट हर एक महिला के खाते में इतना पैसा आएगा। क्या हुआ? कांग्रेस शासित राज्यों में तो कहीं भी नहीं आया। इन्होंने कर्नाटक हो या हिमाचल हो जो घोषणा की थी, आज तक किसी को पूरा भी नहीं कर पाए। पंजाब में भी कहीं नहीं कर पाए। ये तो इनका आचरण है। दूसरा, हमें कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, नई संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में ले जाकर के और वहां पे सम्मान के साथ स्थापित करने का कार्य हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं। संविधान अंगीकार करने की संविधान जिस दिन उन्होंने बना करके तैयार किया था और
उसकी ड्राफ्ट कॉपी सौंपी थी देश को 26 नवंबर 1949 को। उस तिथि को भारत के अंदर संविधान दिवस मनाने का कार्य यह 2015 में 26 नवंबर 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्यक्रम लागू कराया, और जिसमें प्रतिवर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम ये मोदी जी के कारण हो पाया। तो इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया था उस समय, और आज जब सच्चाई सामने आई देश के लोगों ने कि नहीं ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार था और विदेशी पैसे किस रूप में इन्वॉल्व हुए थे, तो आज देश की जनता फिर से अब इनको सबक सिखा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, अभी ये 3 चुनाव में परिणाम सामने आए, और यूपी में भी 10 उपचुनाव हुए थे। 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और ये सभी, चाहे वो मिल्कीपुर हो, कटहरी रही हो, कुंदर की रही हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सीट्स थी, और वहां से बीजेपी उनको बहुत थम्बिंग मेजोरिटी से जीती है। कुंदर की में हमारा प्रत्याशी जीता है 1,45,000 से, कटहरी में हम जीते हैं 38,000 से, और अभी मिल्कीपुर में हमारा प्रत्याशी जीता है 62,000 वोट से। तो ये चीजें दिखती हैं कि जनता जनार्दन झूठ को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। पर यह भी कहा जाता है कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ था 2024 में, और फिर अब जो बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी फर्क आया था। देखिए, उस समय कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दुष्प्रचार ज्यादा वो था, और उन लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया था। लेकिन जब कैंडिडेट लिस्ट होता है और सभी की सहमति से आगे बढ़ता है। एक और बात चली थी उस वक्त कि आरएसएस ने इतना प्रचार नहीं किया 2024 में, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में वो ग्राउंड पर उतरे थे और उन्होंने प्रचार किया था। क्या आरएसएस के साथ कोई मतभेद था उस वक्त? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर एक अभिभावक के रूप में कार्य करने वाला एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं है, और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, अपने केवल सामाजिक कार्यों के प्रति जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आम जनमानस को उनके मुद्दों के साथ, उनकी मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। राहुल गांधी हर राज्य में जाके यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी भारतीयों को एक जैकेट में, एक विचार, एक सोच, एक एजुकेशन, एक किस्म से टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, एक ही रूल है, एक ही एग्जाम्पल है, और भारत में ये नहीं चलेगा। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। क्या एक भारत और श्रेष्ठ भारत नहीं बनना चाहिए? तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कौन से रास्ते होते हैं उनसे पूछना चाहिए ना। तो क्या कर रहे थे 6 दशक तक? पूछे ना अपने नाना से भी और अपने दादी से भी, अपने पिताश्री से भी, क्यों नहीं पूछा इन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने उस समय किया जो काम पिछले 10.5 वर्ष के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है, जिसमें पूरे भारत की स्वीकृति है, पूरा भारत का व्यापक जन समर्थन मोदी जी को प्राप्त हो रहा है। ये काम क्यों नहीं कांग्रेस ने कर लिया? अयोध्या के विवाद को तो हमेशा भी विवादी बने रहने देना चाहते थे। काशी की संकरी गलियों में गांधी जी के नाम पे जिंदगी भर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 1916 में काशी की संकरी गलियों को लेकर के गांधी जी ने टिप्पणी की थी काशी में, और बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने को साकार किया? वो मोदी जी ने ही साकार किया है। क्यों नहीं 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस ने समाप्त किया? क्यों नहीं कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ कांग्रेस ने आगे बढ़ाया? क्यों नहीं देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास मॉडल को कांग्रेस देने में क्यों विफल रही है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये सभी अवसर हैं, और अयोध्या में
आज तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, एक नई अयोध्या के दर्शन सबको हो रहे हैं। जिस रूप में पूरा अयोध्या के प्रति लोग लालायित दिख रहे हैं, लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। आखिर में एक सवाल, आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी उस स्तर का नहीं है। तो ये दो जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन हम लोगों के सामने रखा था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें से 3 वर्ष के दौरान तो कोविड महामारी के साथ जूझते हुए हमारे व्यतीत हुए, लेकिन उस सब के बावजूद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में, अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं, 1950 से लेकर के या 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, वह 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। यानी पिछले 8 वर्ष में, यानी जो 70 वर्षों में जितने हम पहुंचे थे, उससे दुगनी से अधिक हमने सफलता प्राप्त की है 8 वर्ष में, और वह भी तब जब 3 वर्ष कोविड महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। पर कैपिटा इनकम 1947 से लेकर के 2017 तक कुल पहुंच पाई थी 46,000 तक। आज यह लगभग 1,10,000 तक पहुंची है। मेरा यह मानना है, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का, असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास युवा शक्ति है और ये बहुत प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है, हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, युवा को शक्ति को, अपनी युवा शक्ति को, उसको उसके इस स्केल को स्किल में बदलने की कार्रवाई को इसके साथ बढ़ा करके हमने आगे उसको तैयार किया है। अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है और इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस टारगेट को तय किया कि 2029 में यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था भी होगा। वो SSS वाली बात जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, SSS, ये SSS के माध्यम से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे।